रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 22। इधर इंडिया में श्याम जी ने आज सुबह में अपना दुकान खोल दिया था। वह हर एक चीज़ को देखकर रो रहे थे। उनकी बेटी का हाथ का डायरी में लिखा हुआ हिसाब किताब हर एक चीज़ को देख रहे थे। उसके हाथों से लगाया हुआ हैंगिंग में चिप्स के पैकेट, वह हर एक चीज़ों को छू छू कर देख रहे थे। उनका दिल इतना रो रहा था जैसे कि अभी जान निकल जाएगा। कहने को तो उन्होंने दुकान चालू कर दिया था, पर उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। वह इस वक्त दुकान में अकेले थे। नीचे फर्श पर बैठकर अंदर अकेले जोर जोर से रोने लगे। आज वह फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें अपनी बेटी की इतनी चिंता हो रही थी। तभी दुकान में ग्राहक आना चालू हो गए और उन्होंने अपने आंसू साफ किया और आंखों पर चश्मा लगा लिए। उनका दुकान में काम करने का जरा भी इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि वह हर एक चीज़ को देखकर रो रहे थे। उनकी बेटी ने कैसे समेट के रखा था। उनसे भी ज़्यादा शगुन को इस दुकान से लगाव था। श्याम जी भी थक हार जाते थे, पर शगुन नहीं हारती थी। उनसे ज़्यादा इस दुकान में काम करती थी। श्याम जी ने अपना रोना बंद किए और मन लगाकर ग्राहक को सम्मान देने लग गए, क्योंकि वह हर एक जगह हर किसी के सामने नहीं रो सकते थे। ज़्यादातर तो माया जी के सामने, क्योंकि माया जी को हर रोज़ डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ मुंबई। 10 दिनों से दिशा और नंदू माहिर के घर पर बहुत ही अच्छे और सुकून से रह रहे थे। दिशा हर रोज़ अपनी दादी से फ़ोन पर बातें किया करती थी कि वे दोनों दादा दादी अच्छे से रह रहे हैं या नहीं। और दादी को जब पता चला था कि उनकी पोती और पोता माहिर के घर पर हैं, जिन्होंने 2 बार उनकी मदद किया और पैसे भी दिया था, तो वह खुश थी। कोई इंसान के रूप में फरिश्ता आकर उनकी मदद कर रहा है। माहिर ने विशाल से कह दिया था कि वह नंदू का एडमिशन करवा दे, ताकि उसकी एजुकेशन रुक ना सके। इस बात पर दिशा ने भी माहिर को कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह खुद चाहती थी कि उसका भाई पढ़े, और इन 10 दिनों में उसके चोट भी ठीक हो गए थे। उसने खुद के लिए सोच लिया था कि वह जॉब करेगी, ताकि खुद के लिए और अपने भाई के लिए पैसा जमा कर सके, क्योंकि अपनी लाइफ टाइम तक थोड़ी ना माहिर की मदद लेती रहेगी। उसे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना था, और ये नया शहर था। इसलिए उसने विशाल से एक दिन कह दिया था कि वह उसके लिए कहीं जॉब देखे। विशाल उसके लिए जॉब तो ढूंढ सकता था, पर सवाल माहिर का था। अगर माहिर को पता चला कि विशाल ने दिशा के लिए जॉब सर्च किया है, तो वह उसे खुद अपनी कंपनी से निकाल देगा। विशाल ने दिशा को समझाना चाहा कि वह अभी फ़िलहाल तो जॉब ना ही ढूंढे तो ही अच्छा है, क्योंकि माहिर को पता चला कि वह जॉब ढूंढ रही है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो वह उसे छोड़ देगा, पर मुझे नहीं। बिल्लाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल। विशाल नंदू का एक बड़े से स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया था। नंदू को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी स्कूल के लिए यूनिफॉर्म, बैग सब रेडी होकर स्कूल जाने लगा था। नंदू बहुत खुश हो गया था। उसका एडमिशन हो गया, वो भी मुंबई शहर में अपना एजुकेशन ले रहा है, जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा रहेगा। पर आज उसकी किस्मत बदल गया। ये सब माहिर के वजह से हुआ है, और वहीं एक दिन वह बहुत अच्छा और बड़ा आदमी बनेगा, जैसे कि माहिर। नंदू माहिर का फ़ैन हो गया था। माहिर को अपना बेस्ट आइडल और हीरो मानने लगा था। शाम का वक्त। एडमिशन तो उसका पहले ही हो गया था और नंदू स्कूल आना जाना चालू कर दिया था, पर आज वह शाम हो गया अभी तक घर नहीं आया था, जिसके चलते दिशा परेशान होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे पूछे कि उसका भाई अभी तक आया क्यों नहीं। दिशा लगातार परेशान हुए जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाए कि नंदू अभी तक घर क्यों नहीं आया। उसको इतना परेशान होता देख सविता आंटी ने कहा, दिशा तुम ना माहिर बाबा को कॉल लगाओ और उन्हें बताओ कि अभी तक नंदू घर नहीं आया। एक वही हैं जो जल्दी पता लगा लेंगे।
क्योंकि दिशा सविता आंटी को बार बार कहे जा रही थी कि वह उसे अपने साथ स्कूल लेकर चले, पर सविता आंटी को इतना तो कुछ पता नहीं था। इसलिए उन्होंने दिशा को सलाह दिया कि वह माहिर बाबा को सब कुछ बता दे। दिशा परेशान होते हुए उसने जल्दबाजी में माहिर को कॉल लगाया। 2-3 रिंग जाते ही माहिर ने कॉल रिसीव कर लिया। इधर से दिशा लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, हेलो, दिशा बोल रही हूँ। उसको इतना रुक रुक के बोलता देख माहिर ने कहा, पहले तो वर्ड ठीक से बोलना चालू करो और जल्दी बोलो, क्या बोलना है। अब तो दिशा ने रो ही दिया और रोते हुए आवाज में बोली, नंदू अभी तक घर नहीं आया और मुझे यहाँ का कुछ भी पता नहीं है जो मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊँ। उसकी बातें सुन माहिर भी परेशान हो गया और परेशानी भरे लहजे में कहा, क्या मतलब कि अभी तक घर नहीं आया। अब दिशा और भी जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, प्लीज़ कुछ तो करो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है कि वह अभी तक नहीं आया। उसके लिए भी तो यह अनजान शहर है, उसे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। माहिर उसे चुप होने के लिए पहले तो कहा, फिर आगे बोला, तुम परेशान मत हो, वह आता ही होगा, मैं पता लगवाता हूँ कि कहाँ रह गया। इतना बोल माहिर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कट करते ही माहिर ने जल्दी से विशाल को कैबिन में बुलाया और उसे कहा कि पता लगाए कि नंदू अभी तक घर क्यों नहीं आया। शाम का समय वोरको ग्रुप। राशि आज दिन भर काम कर रही थी, यहाँ तक कि उसने आज लंच भी नहीं किया। सुबह सुबह ही उसे डांट सुनने को जो मिला था, वह पूरा दिन अपने काम में ही फोकस लगाए बैठी, क्योंकि उसका जो भी 10 दिनों का पेंडिंग काम था वह सब निपटाने लगी। उसके हाथ में जो इम्पोर्टेंट फाइल थी वह किसी फाइल में दब के रह गया था और कंपनी का प्रेजेंटेशन में जो असर पड़ा था वह सब उसी के वजह से हुआ था, जो कि कहीं न कहीं सोचकर राशि का रोने का मन कर रहा था। उसके सीनियर ने भी कहा कि अब शाम हो गया है, 6 बज गए हैं, तुम घर जा सकती हो। पर राशि ने कहा, नहीं, थोड़ी देर और मैं बैठकर काम निपटा कर घर चली जाऊंगी। धीरे धीरे ऑफिस से सभी लोग निकल रहे थे, पर राशि अभी भी अपने डेस्क पर बैठे काम कर रही थी। देखते देखते 7 बज गया, पर राशि अभी भी अपने डेस्क पर बैठे नजरें कंप्यूटर में गड़ाए काम किए जा रही थी। तभी कंपनी के सीईओ वीर चक्रवर्ती घर जाने के लिए वहीं से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र राशि पर गया, क्योंकि चारों तरफ लाइट की रोशनी कम कर दिया गया था। जहां राशि बैठी थी वहां पर फुल लाइट ऑन था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वीर की नज़र वहीं चला गया। वह गौर से देखने लगा, क्योंकि राशि अपना फेस नीचे झुकाए कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां तेजी से चला रही थी। वह इतनी बिजी थी कि उसे नहीं पता कि उसे कोई देख रहा है। वीर अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए एक हाथ जेब पॉकेट में डाले तो एक टाई नोट ठीक करते हुए राशि के डेस्क के पास जाने लगा, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि यह सुबह वाली ही लड़की है जिसे उन्होंने भला बुरा सुना दिया था। वह उसके सामने जाकर खड़े हो गए और कहा, मिस, क्या तुम अभी तक घर नहीं गई? वीर की आवाज़ जैसे राशि के कान में गया, वह हड़बड़ा के ऊपर देखने लगी और वीर को देखकर वह फिर से डर गई और माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी सर, मैंने आपको नहीं देखी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वीर समझ गया कि यह लड़की डर रही है, तो इसलिए वह थोड़ा हल्का होठों पे स्माइल लिए कहा, अरे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम इतनी देर रुक कर काम क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें घर नहीं जाना? राशि ने अपनी नज़र ऊपर करके वीर को देख एक्सप्लेन करते बताने लगी, जी सर,
कुछ ही देर में मैं निकलूंगी, मेरे कुछ पेंडिंग काम रह गए जो फिनिश कर रही हूँ। इतना बोल राशि जैसे बैठने को हुई कि वीर ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कल भी आकर काम कर सकती हो। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारा इस वक्त घर जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। वीर की बातें सुन राशि एक नज़र देख और अपना सिर हाँ में हिलाकर कंप्यूटर ऑफ करने लगी। वह बहुत ही शांति और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस दिए जा रही थी। तभी वीर ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम्हारी सिस्टर का कुछ पता चला? मुझे पता नहीं था। तुम्हारी सीनियर ने आज सुबह में ही बताया कि तुम्हारी सिस्टर मिसिंग है। वीर के मुंह से इतना सुन राशि वापस उदास हो गई और उसने अपनी नज़रें नीचे किए ही ना में सिर हिला दी। उसकी उदासी देखकर वीर को भी अच्छा नहीं लगा। वीर ने आगे कहा, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें सुबह में कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट हो गया था। तो प्लीज़ तुम अपने मन पे मत लेना और तुम अपना काम कंटिन्यू करती रहो और टाइम पर घर जाया करो। वीर की बातें सुन राशि को सुबह वाली मोमेंट याद आ गया। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया था पर उसने नज़र उठाकर नहीं देखी और सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू सर। वीर वहाँ से तुरंत जाने के लिए मुड़ा। वह तेज कदम भरते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके जाते ही राशि ने चेयर पर बैठ गई और अपने आंसू साफ करने लगी। राशि अपना सिर डेस्क पर रख के रोने लगी क्योंकि आज उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे अपनी बहन का तकलीफ अलग था, यहाँ पर भी उसे सिर्फ डांट ही सुनने को मिला। वह अंदर से बहुत उदास थी। अपनी परेशानी उदासी किसी को भी नहीं कह सकती। वह अपना सर ऐसे ही डेस्क पर रखकर 5 मिनट लेटी रही, फिर उसके बाद उठकर बैठ गई। अपने आंसू पोंछते और उदास होते हुए खुद से बोली, कहाँ हो शगुन तुम? बहुत याद कर रहे हैं हम तुम्हें। जल्दी से कंप्यूटर ऑफ करके वह भी घर के लिए निकल गई। रात के 8 बज गए थे पर नंदू का कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वह कहाँ गया। नंदू के मिसिंग होने का माहिर ने स्कूल में कंप्लेन कर दिया था। स्कूल वालों ने भी सीसीटीवी फुटेज चेक किया पर नंदू स्कूल से बाहर निकल गया। जो उसके बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दिया क्योंकि वह गेट से काफ़ी बाहर निकल चुका था। दिशा तो कब से रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था। वहीं माहिर सोफे पर बैठा था और विशाल कुछ लोगों को काम पर लगाया था जो कि वह उनसे फ़ोन पर बातें ही कर रहा था। तभी माहिर का मोबाइल रिंग करने लगा और माहिर ने अपने जेब से मोबाइल निकालकर मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो यह कॉल अननोन नंबर से था। माहिर ने कॉल रिसीव करते ही अपने रौबदार आवाज़ में बोला, हेलो कौन? माहिर ने सिर्फ हेलो ही कहा था कि दूसरी ओर से राक्षस की तरह हंसने की आवाज़ आ रहा था और माहिर को वक्त नहीं लगा यह आवाज़ पहचानने में। वह तुरंत समझ गया कि यह ठाकुर ही है। माहिर कुछ कहता उससे पहले ही ठाकुर ने कहा, पूछोगे नहीं मैंने किस लिए तुम्हें कॉल किया है? माहिर जो सोफे पे बैठा था वह उठ खड़ा हुआ और भड़कते हुए कहा, भोंक क्या भौंकना है जल्दी। माहिर के इस तरह से लैंग्वेज में बात करता देख ठाकुर ने गुस्से से कहा, तमीज़ से बात करना मेरे साथ। ठाकुर बोल ही रहा था कि माहिर उसकी बीच में बात काटते हुए कहा, वरना क्या करेगा तू? वरना जानते नहीं हो तुम, उस छोकरी का भाई मेरे पास है जो कब से टे टे किए जा रहा है, एक ही गोली में रोना बंद कर देगा।
माहिर फ़ोन पर बात कर ही रहा था कि उसका रिएक्शन एकदम शॉकिंग में था। उसको इस तरह से बात करता देख दिशा भी उसे देखने लगी और विशाल भी उसके पास आकर परेशानी नज़रों से देखने लगा। माहिर को जैसे पता लगा कि नंदू उसके पास है, वह भी हड़बड़ा सा गया और गुस्से में कहा, दुश्मनी कभी भी अपने बराबरी के लोगों से करना चाहिए। तू तो बच्चे का सहारा ले रहा है। इतना ही तेरे अंदर ताकत और पावर था तो तू मुझसे भिड़ता था। ये बात सुनते ही दिशा समझ गई कि उसके भाई के रिलेटेड ही ये कॉल है। वह घबरा कर एकदम माहिर के सामने आकर खड़ी रोते हुए उसे देख रही थी। कॉल की दूसरी ओर से ठाकुर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था मुझे वह लड़की चाहिए, मतलब चाहिए। उसके बदले में मुझे किसी का भी सहारा लेना पड़े, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। इतना बोल वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अचानक से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुझे लड़की दे दे और इसे यहाँ से लेकर जा, बस मुझे बात नहीं बढ़ाना। इतना सुन तो माहिर एकदम भड़क उठा था। उसकी माथे की नस एकदम उभर के दिख रही थी और हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल वह कसते जा रहा था। दांत पीसते हुए कहा, तुझे ना लड़की मिलेगी और जो तूने बच्चे को लेकर गया है ना, इसका तो मैं तुझसे ब्याज सहित वसूल करूँगा, तू जब मुझे मिलेगा। कॉल की दूसरी ओर से ठाकुर ने कहा, एड्रेस भेज देता हूँ, लड़की को साथ में लेकर आना, वरना कल सुबह तक यह लड़के का बॉडी तुम्हारे घर के सामने मिल जाएगा, क्योंकि यह लड़के का जान एक ही गोली में चल बसेगा। इधर से माहिर ने कहा, मुझे नंदू से बात करना है। कॉल के दूसरी ओर से ठाकुर ने किसी को आवाज़ देते हुए कहा, उस बच्चे को लेकर आओ यहाँ। इतने में दिशा ने माहिर के हाथ से मोबाइल छीनकर कॉल स्पीकर पे लगा दी। ठाकुर के कहने पर उसके एक आदमी ने बच्चे को खींचकर उसके सामने लेकर आया। ठाकुर ने नंदू को मोबाइल देते हुए कहा, ए छोरे, पकड़ मोबाइल, बात कर और कह दे तेरी बहन को देने के लिए, तभी तू बच सकेगा, नहीं तो। नंदू रोने लगा। इधर से माहिर ने कहा, सुनो नंदू, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिशा तो अपने भाई का आवाज़ सुन अपने मुंह पर हाथ रख के दबा के ज़ोर से रोए जा रही थी कि उसकी वजह से आज उसके भाई उनके चंगुल में फंस गया। वह तो अपने आप को दोषी समझने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे, क्योंकि उसकी परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। न जाने कौन से दलदल में वह फंस गई है, जहाँ से निकलना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है। माहिर ने झट से उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और ठाकुर को गाली देते हुए कहा, तू ये सब क्यों कर रहा है? अगर इसके बदले में तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ, पर तू उस बच्चे को छोड़ दे। माहिर की बातें सुन ठाकुर और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसका इस तरह से बार बार हंसना माहिर का गुस्सा बढ़ाने का काम कर रहा था। अगर वह माहिर के सामने होता तो न जाने माहिर आज क्या ही कर बैठता। माहिर ने अपने आप को शांत किया, क्योंकि वह समझ गया कि नंदू उसके हाथ में है तो उसके हिसाब से ही चलना होगा। माहिर मन में सोच ही रहा था कि उतने में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। माहिर अपना मोबाइल कान पर से हटा मोबाइल में देखने लगा। दिशा रोते हुए माहिर से बोली, वह मुझे और मेरे भाई को नहीं छोड़ेगा, दोनों को मार देगा। दिशा इस वक्त पागलों की तरह बातें किए जा रही थी। वह अपनी सुध बुध में नहीं थी कि वह क्या बोल रही है। सविता आंटी भी वहीं खड़ी थी और उन्होंने दिशा को समझाते हुए कहा, तुम पहले रोना बंद करो, माहिर बाबा है ना, सब ठीक कर देंगे। दिशा इतनी घबराई हुई थी, उसके हाथ पैर हिल रहे थे और सविता आंटी के हाथों को पकड़ते बोली,
आंटी मुझे मालूम है वह आदमी कैसा है। देखो उसने ढूंढ लिया हमें, अब वह हम दोनों को मार डालेगा। मुझे मार देगा चलेगा, पर मेरे भाई को छोड़ दे। दिशा ऐसी ही बहकी बहकी बातें कर रही थी और साथ ही साथ में डर रही थी, जिसे देख माही ने अपनी मजबूत हाथों से उसकी बाहें पकड़ झकझोरते हुए कहा, होश में आओ, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। दिशा इतनी डरी थी कि उसके हाथ एकदम डर के माले हिल रहे थे, उसके होंठ एकदम डर के कांप रहे थे। उसका डर माहिर अच्छे से देख रहा था कि वह कितनी डरी हुई है। उसको इस वक्त समझाकर कुछ मतलब नहीं। माहिर उसकी बाहें जोर से पकड़ा ही था कि दिशा अचानक से उसके पैरों पर गिरकर मदद मांगने लगी। माहिर दिशा को समझा ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल में मैसेज नोटिफिकेशन आ गया। माहिर ने अपने मोबाइल में मैसेज ओपन किया तो यह वही नंबर से आया था जो अभी कुछ देर पहले उसने बात किया। इसका मतलब ठाकुर ने उसे एड्रेस भेज दिया था। माहिर इस वक्त इतना गुस्से में था, वह क्या ही करे, पर उसे इस सिचुएशन से तो जैसे तैसे करके निकलना ही था। वह दिशा को आखिरी बार समझाते हुए कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई ना कोई उसका रास्ता निकाल लेंगे। माहिर के इतना चिल्लाने पर दिशा अपने आप को नॉर्मल की और अपना दिमाग चलाते हुए बोली, वह मेरे भाई को तब छोड़ेगा जब मैं उसके पास जाऊंगी, और अब यही रास्ता है कि मैं उसके पास जाऊं और वह मेरे भाई को छोड़ देगा। दिशा की बातें सुन माहिर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरकर देखने लगा और कहा, ये तुम क्या बकवास बातें कर रही हो? तुम उसके पास क्यों जाओगी? तुम्हें पता है ना वह किस किस्म का आदमी है, फिर भी तुम। दिशा रोते हुए बोली, तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मेरा भाई उसके कब्जे में है, वह मेरे भाई को कुछ भी कर सकता है। वह बहुत बेकार आदमी है, बहुत सनकी आदमी है। अगर वह कह रहा है उसे सिर्फ मैं चाहिए तो मैं अपने आप को उसे देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मेरा भाई सही सलामत चाहिए। दिशा इतना बोल चुप होकर रोने लगी, फिर आगे बोली, आपसे एक विनती करती हूँ, आप मेरे भाई को अपने पास रखिएगा। दिशा अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए माहिर के सामने बोलना चालू की, मैं उसके पास चली जाऊंगी तो क्या पता कभी ज़िंदगी में वापस आऊंगी कि नहीं। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। क्या आप मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखेंगे? दिशा इस वक्त क्या बोल रही थी उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे। माहिर अपने हाथों से दिशा का चेहरा थामते बोला, मैंने एक बार कहा ना, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। अथर्व शगुन का हाथ पकड़ घसीटते हुए विला के अंदर लेकर गया, जैसे कि वह कई दफ़ा उसे इस तरह से लेकर गया है। शगुन उसके आगे बच्चे की तरह दिख रही थी। वह लगातार अपने आप को उससे छुड़ाने का स्ट्रगल किए जा रही थी, पर नाकामयाब भी रही, क्योंकि वह इतना स्पीड में चले जा रहा था और उसके ताकत के आगे उसका कुछ भी नहीं चल पाता। वह तो यहाँ तक कि कदम से कदम तक नहीं मिला के चल पाती है। अथर्व उसे कमरे में ले जाने के बजाय दूसरे कमरे में ले गया और डोर ओपन करने लगा। यह देख शगुन एकदम डर गई और वह उसके हाथ को पकड़ माफ़ी मांगने लगी और लगातार गिड़गिड़ाए जा रही थी कि उसे कोई सज़ा ना दे, वह अब कोई भी गलती नहीं करेगी। अथर्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने डोर ओपन किया और शगुन का हाथ पकड़ उसे अंदर करते कहा, आज तुम्हारे लिए यही सज़ा है। इतना बोल अथर्व ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया।
अंदर कमरा एकदम अंधेरा था। शगुन अंदर से दरवाज़ा पीटने लगी और लगातार रोए जा रही थी। वह माफ़ी मांग रही थी कि अब उससे कोई गलती नहीं होगा और ना ही वह कोई गलती जानबूझकर करेगी। अथर्व बाहर से डोर लॉक करने के बाद तेज कदम बढ़ते हुए वहां से चला गया। उसके जाने की आहट शगुन साफ सुन लिया। अब वह और भी रोने लगी क्योंकि कमरे में एकदम अंधेरा छाया था। उसे बहुत अंदर से डर लग रहा था। कमरे में एसी ऑन था। शगुन धीरे धीरे दरवाजे के पास नीचे बैठ रोने लगी। वह अपने दोनों हाथ से अपने चेहरे को ढक ली थी। वह इतनी डरी हुई थी कि उसका जी जानता होगा। वह डरपोक है, यह बात अथर्व को अच्छे से मालूम था। दूसरी बात, उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है, यह भी बात अथर्व को पहले से पता था। और आज उसने अंधेरे कमरे में एसी ऑन करके उसे बंद कर दिया ताकि वह सबक सीख सके। दोबारा ऐसा करने के लिए 100 बार सोचे। कहीं न कहीं वह भूल रहा था कि इन सब से वह सबक तो नहीं सीखेगी, पर उससे नफरत जरूर करने लग जाएगी। शगुन कमरे में बैठे घंटों रोती रही, पर अथर्व ने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि वह स्टडी रूम में बैठ लैपटॉप ऑन करके शगुन का आवाज़ सुन रहा था, क्योंकि अंधेरे की वजह से वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह उस पर हाथ तो नहीं उठा सकता, तो उसने यही तरीका सही समझा उसे पनिशमेंट देने के लिए। पर वह जिस तरह से चिल्ला रही थी, कहीं न कहीं अथर्व को भी तकलीफ हो रहा था, पर उसने जानबूझकर नहीं खोला। अगर वह पिघल जाएगा तो यह लड़की बार बार उसका फ़ायदा उठाएगी, इसलिए पत्थर बनकर उसे बंद करके ही रखा। शगुन लगातार ऐसे ही चिल्लाए रोए जा रही थी, गिड़गिड़ाए जा रही थी। उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, अब वह कोई गलती नहीं करेगी, दरवाज़ा खोल दो। पर किसी ने हिम्मत नहीं दिखाया कि अथर्व के अगेंस्ट जाकर दरवाज़ा खोले। उसकी इस तरह से चिल्लाना सर्वेंट लुसिया को भी आज बहुत दर्द होने लगा था। यहाँ तक कि घर के और भी सर्वेंट जो थे उन सब को भी तकलीफ हो रहा था, पर वह क्या ही कर सकते हैं। यूं ही रोते रोते शगुन की आवाज़ धीरे धीरे कम होते जा रही थी और वह अपना मुंह अपने दोनों पैरों के बीच में छुपाकर दरवाजे के पास चिपक के सिसकियां लेकर रो रही थी। उसे इतनी ठंड लग रहा था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अथर्व ने सर्वेंट लुसिया को स्टडी रूम में बुलाया और कहा कि डिनर रेडी करे। उसका ऑर्डर पाते ही सर्वेंट लुसिया वहां से चली गई और वह रोज की तरह उसके लिए डिनर बनाने लगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।